Good afternoon, student. This is our first online class. In the offline class, we covered the topic different models for the structure of atoms, and today we'll start with the de Broglie concept. Now, according to de Broglie concept, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि de Broglie concept ने कहा क्या था. According to de Broglie concept, each material particle which is in motion possess wave characteristic. तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg. तो मास भी तो क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है. इसी तरह तो अगर डी ब्रॉगली ने बोला है कि हमारे पास मटेरियल पार्टिकल है और वो मोशन में है और वेव कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन भी कैसा होना चाहिए, वेव नेचर शो करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को भी. तो इसलिए डी ब्रॉगली ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. अगर वो कोई पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है तो उसके लिए h जो m है वो मास ऑफ दैट पार्टिकल हो जाएगा, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, और h क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड. ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए. और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ दैट पार्टिकल. ठीक है, अब आपने स्टडी करना है डेरिवेशन. इसकी डेरिवेशन हम स्टडी करेंगे लाइट की हेल्प से. अब आपको पता है लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है. लाइट डुअल नेचर कैसे शो करती है, लाइट का कैसे डुअल नेचर होता है. देखो, लाइट अगर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो कर रही है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, लाइट बिहेव एज पार्टिकल. ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है, डायफ्रेक्शन शो कर रही है, रिफ्रैक्शन शो कर रही है, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट इज़ अ वेव इन नेचर. तो हम इसके हेल्प से हम ये डिराइव करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द लाइट फोटोन. ठीक है, एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन. आइंस्टाइन ने भी क्या किया, एनर्जी और मास को रिलेट किया, तो E इज इक्वल टू mc². अब ये दोनों एक्सप्रेशन किसके हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. आपने क्या किया, एच न्यू इज इक्वल टू mc². अब आपको पता है कि c और न्यू लैम्डा जो है वो रिलेटेड होते हैं लाइट के लिए इस फॉर्मूला से, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. यहाँ से हम न्यू का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, न्यू इज इक्वल टू c/λ. तो हमने इक्वेशन नंबर 3 इसको दिया है और इधर हम न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से. तो जब आपने पुट किया h इंटू c/λ इज इक्वल टू mc², यहाँ से हमने c कैंसिल कर दिया. तो आपके पास लैम्डा को हम उस साइड ले गए और mc को इस साइड ले आए. तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc. दिस इज फोटोन, दिस इज फॉर फोटोन. तो c इज अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हो गया. अगर हम ये फोटोन की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो यहाँ पर h/mc की जगह क्या हो जाएगा, h/mv. तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द वेव, और h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. तो एक तो एक्सप्रेशन हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. अब दूसरा एक्सप्रेशन आपने डी ब्रॉगली की हेल्प से फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से कुछ पोटेंशियल अप्लाई करके उसको एक्सेलरेट करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा. और वो काइनेटिक एनर्जी अगर आप v पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ve. हेयर v इज़ द अप्लाइड पोटेंशियल, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, या अगर वो रेस्ट से मूव कर रही है,
अगर इनिशियली कुछ पोटेंशियल है और आपने फिर कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया है तो V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर रेस्ट से है तो V इज़ द अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ ½mv²। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ से आपने V की वैल्यू का कैलकुलेट करनी है, तो ये इस v को इधर ही रखेंगे, ये 2 और m उधर चला जाएगा, तो 2ve और ये अपॉन m आ जाएगा। v² है इसलिए ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। अगर हम यहाँ से इस v की वैल्यू इधर v में पुट करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब m रूट के बाहर है, अगर आप इस m को रूट के अंदर करना चाहते हो तो जब ये m रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, h/√2vem, ठीक है। अब आपको पता है h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सिर्फ v वेरी कर रहा है, v इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम इन सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यहाँ पर देखो h की वैल्यू पुट की, 2 को रखा, e की वैल्यू पुट की, m की पुट की और v को एज सच रखा, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.29 इंटू 10⁻10 मीटर बाय √v, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.29 ऑंगस्ट्रॉम अपॉन √v। इस v को कैपिटल ही रखना, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक और एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा का, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लैम्डा मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, मास अगर ज़्यादा है मींस हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी मतलब मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, कैसी है, मैक्रोस्कोपिक, और मास और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लैम्डा अगर स्मॉल होगा तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा वेवलेंथ को मेजर करना। लैम्डा की वैल्यू ऐसे, अगर आपके पास अगर ऐसे वेव्स आ रही हैं, मतलब बिल्कुल ही ओवरलैपिंग वेव्स है, तो आप उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर वेवलेंथ, ठीक है। देयरफॉर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करते हैं लाइट बॉडीज़ की, ठीक है, इफ़ मास इज़ लेस इट मीन्स दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक बॉडी, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और आपको पता है मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर मास वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास कम है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, एंड इट इज़ ईजी टू मेजर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आप वेवलेंथ क्या कर सकते हो, ईजिली मेजर कर सकते हो, ठीक है। वेवलेंथ होती क्या है एक्चुअल में, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रफ्स के बीच किसी का बीच, ठीक है। तो therefore it is easy to measure wavelength, therefore de Broglie concept has significance only for microscopic particles। अब आपने क्या करना है, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप रीड करो, देखो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन होती है हमें वो नोट करनी होती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, हमने नोट कर लिया वो, ठीक है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। आपका क्वेश्चन क्या है, अब आपने वो देखना है क्या कैलकुलेट करना है हमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपके माइंड में फटाफट से फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और दूसरा है लैम्डा इज इक्वल टू 12.29 ऑंगस्ट्रॉम अपॉन √v। ये जो v है ये पोटेंशियल और ये जो v है ये है वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी कितनी है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी
332 into 10⁻⁻12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 332 पिकोमीटर। 10⁻12 क्या होता है? पिकोमीटर। तो हमारे पास ये क्या आ गया? लैम्डा की वैल्यू आ गई है। आपको हमेशा याद रखनी है कि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है तो एसआई यूनिट है, तो हम इसको डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एसआई यूनिट्स होनी चाहिए। सेकेंड है आपके पास व्हाट वुड बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। No, the question is when would the wavelength associated with an electron become equal to the wavelength associated with the proton? क्वेश्चन का मतलब क्या है? wavelength associated with electron is equal to the wavelength associated with the proton. ऐसा कब होगा? ठीक है, तो आपको पता है लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? h/mv, ये फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर क्या हो गया? h/मास ऑफ प्रोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन। तो आपको ये पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटोन पता है। ये दोनों चीज़ें कैंसिल होगी। अब ये दोनों चीज़ें अगर आप पुट कर देते हो, देखो me को उधर ले जाओ या फिर ऐसे ही रहने दो, me/ve, ये क्या आ गया? 1/mp/vp। आपको मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखा। मास ऑफ प्रोटोन 1.6 इंटू 10⁻27 kg। वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन ऐसे ही रखा। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन निकालना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपने मुझे कैलकुलेशन दिखानी है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपसे ऑफलाइन क्लास में पूछना है, ठीक है। तो आपके माइंड में फटाफट से आना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था? इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। कीप इन माइंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, करेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, दैट इज ΔX डॉट ΔP ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो ΔX क्या है हमारे पास? ΔX इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ΔP क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ΔP है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर ΔX स्मॉल है, ΔX स्मॉल है, इसका मतलब ΔP क्या है? लार्ज है। ΔX स्मॉल है तो ΔP क्या है? लार्ज है। अगर ΔX स्मॉल है इट मीन्स पोजीशन इज मेजर्ड विद एक्यूरेसी, बिकॉज ΔX स्मॉल का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? स्मॉल है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल पोजीशन से जो डिफरेंस है वो थोड़ा है, वो अनसर्टेनिटी मतलब एक्चुअल पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर ΔX स्मॉल है तो इसका मतलब वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ही हमने एरर नोट किया है उसमें, तो इसका मतलब ΔX जो है मीन्स पोजीशन इज मेजर्ड विद एक्यूरेसी एंड लार्ज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या है? लार्ज अनसर्टेनिटी है। अगर ΔP स्मॉल है इसका मतलब हमने मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली मेजर किया, और जो लार्ज अनसर्टेनिटी है वो किस में है? पोजीशन में है। ΔX क्या हो जाएगा उस टाइम पे? लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी आपने सिग्निफिकेंस पढ़ना है। जैसे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है, जैसे उसका सिग्निफिकेंस है फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी का सिग्निफिकेंस है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई एंड कैन ऑब्जर्व बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? उसका पोजीशन और मोमेंटम। आप किसी हैवी बॉडी को तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी पोजीशन भी मेजर कर सकते हो और उसका मोमेंटम भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। बट हम किसी माइक्रोस्कोपिक
पार्टिकल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हमने कुछ न्यूमेरिकल करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी। आपको पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन रीड करना है। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। उन्होंने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी है, आपको कितना दिया है 500 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टेनिटी ऑफ, अनसर्टेनिटी मतलब v में ही अनसर्टेनिटी है वो, ठीक है। तो कितनी है 0.02%। किसका परसेंट होगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसका, ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अनसर्टेनिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका ही परसेंट होगा। तो जब भी आपने परसेंट कैलकुलेट करना होता है अपॉन 100 करते हैं, इनटू किसका परसेंट है वो 500 का, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो 5 2 ज़ा इसकी 10⁻², नीचे का लिख देते हैं हम 5 2 ज़ा 10 अपॉन 100, तो हमारे पास कितना आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स। तो आपके माइंड में आना चाहिए हिसेनबर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा पी को लिख सकते हैं हम एम डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब आपके पास डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो इन सारी टर्म को उधर ले जाएंगे, 4 पाई एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी। अगर आप अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, h अपॉन 4 3.14, m की वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 और डेल्टा v कितना है 0.1। h की भी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर 10⁻10 मीटर एंड 5.27 टू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। पहले देखो SI यूनिट्स है, ठीक है, और दोनों चीज़ें दी है, डेल्टा एक्स भी दी है, डेल्टा पी भी दी है। कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल। अब आपने वो मास पता करना है कितना है और क्या वो, फिर आपको लग जाएगा आइडिया। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करके हम मास ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने ठीक है ये पढ़ लिया कि यस इलेक्ट्रॉन क्या शो कर सकता है, वेव नेचर शो कर सकता है। अब आपको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो शो कर दिया कि ठीक है कर सकता है, तो आपने उसको मैथमेटिकल वे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर शो करता है तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन आपको लर्न होना चाहिए। कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साई जो होता है वो होता है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज द पोटेंशियल एनर्जी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, psi is the amplitude of electron, E is the total energy of the electron। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपके पास डेल, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं डेल, और इसका स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं डेल स्क्वायर को लैप्लेशियन ऑपरेटर। और ये होता है कर्ली स्क्वायर साई, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक जनरल एक्सप्रेशन भी होता है, दैट इज एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। Here H cap is the Hamiltonian operator, that is total energy operator. H cap is equal to kinetic energy operator plus potential energy operator. Total energy means sum of kinetic plus
पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो थी आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं, उन सॉल्यूशन से हम वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए। तो वो सब प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।